देखो क्या क्वेश्चन दिए थे पिछले क्लास में, बन गया ना? क्या था क्वेश्चन? फोर आई कैप माइनस थ्री जे कैप, क्या करना था इसको, है ना? देखो ये वेक्टर सी दे रखा था ना, पिछले क्लास में होमवर्क दिया था वेक्टर सी। फोर आई कैप माइनस थ्री जे कैप बनाए नहीं हो सब। बन गया ना? क्या क्या बताना था यहाँ पे, बताना क्या? देखो ना क्वेश्चन क्या है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बताना है ना। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड एंगल। मैग्नीट्यूड तो निकालना बहुत आसान है। हमें देखो इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट पता है। एक्स कंपोनेंट क्या है? फोर आई कैप। और इस वेक्टर का वाई कंपोनेंट भी पता है, माइनस थ्री जे कैप, है ना? और x कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड इज 4, y कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड इज 3। तो यहाँ से वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल सकते हैं। ये वेक्टर c का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? दैट इज इसके x कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व करोगे तो 5 आ जाएगा, ये है कि नहीं? मैग्नीट्यूड तो हमने निकाल लिया। अब देखो, अब हमें एंगल बताना है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये वेक्टर कितना एंगल बना रहा है। पहले तो हमें देखना होगा कि ये वेक्टर है किस साइड, किस क्वाड्रेंट में है, ये है कि नहीं? फोर आई कैप मतलब ये जो एक्स कंपोनेंट है ये इधर है, ये एक्स कंपोनेंट है वेक्टर का फोर आई कैप, और जो वाई कंपोनेंट है वो डाउनवर्ड एक्स डायरेक्शन में है ना। वाई कंपोनेंट इधर है वेक्टर का, तो जो हमारा वेक्टर होगा वो पक्का ऐसे होगा, है ना? ये हमारा वेक्टर होगा। और हमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ना, ये हमारा सी वेक्टर है, दिस इज सी वेक्टर। और हमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल बताना है, मतलब ये वाला एंगल बताना था। कोई दिक्कत? तो आप इस वाले एंगल को थीटा बोल दो। 360 में से थीटा सब्ट्रैक्ट कर देना, एंगल मिल जाएगा जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है। अब ये तो बहुत आसान है। ये देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, समझ रहे हो ना? ये एक्स और वाई कंपोनेंट क्या है? दे आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो ये जो यहां बनेगा, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। यहां से देख लो क्या आ रहा है, tan थीटा इक्वल टू, तो ये जो सी वाई वेक्टर का मैग्नीट्यूड है उसी के बराबर ये लेंथ होगा, दैट इज सी वाई डिवाइडेड बाई सी एक्स का जो मैग्नीट्यूड हो, है कि नहीं? दैट इज tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस। यहाँ पे सारा वैल्यू पुट कर दो, देख लो क्या आ रहा है। tan थीटा इक्वल टू सी वाई कितना है? 3 है ना, और सी एक्स कितना है? 4। tan थीटा इक्वल टू 3/4। कितने थीटा के लिए ये 3/4 आता है? बताओ, ये तो याद कराया था ना, किस थीटा के लिए 3/4 आता है? जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा था तो ये वाला ट्रायंगल आपको पढ़ाया था ना, है ना? ये ट्रायंगल याद रखना फिजिक्स में, इसको भूलना मत। परपेंडिकुलर है ना, ये थीटा है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है ना? तो ये थीटा ये यहाँ पर 37 डिग्री होता है और यहाँ पर 53 डिग्री होता है। तो आप देख लो 3/4 परपेंडिकुलर बाई बेस, है ना? 3/4 परपेंडिकुलर बाई बेस, ये परपेंडिकुलर ये बेस किस एंगल के लिए होगा? इस एंगल के लिए होगा 37 डिग्री, यानी थीटा इक्वल टू 37 डिग्री। अब आप 360 में से 37 सब्ट्रैक्ट कर दो, देयरफॉर द एंगल made by the C vector with the positive x axis is equal to 360 minus 37 डिग्री। यहां से सॉल्व कर लेना, ये कितना आ जाएगा? 323
डिग्री। कोई दिक्कत? समझ में आया ना कैसे बनेगा ये? तो आपको बस देख लेना था सी वेक्टर किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, हमें डायग्राम से साफ पता चल रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट के में उसका डायरेक्शन है ना, इधर की तरफ डायरेक्शन था इसका, तो हमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल बताना था। तो जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल है वो ये वाला एंगल होगा, ये पूरा यहां से यहां तक। तो हमने ये थीटा निकाल लिया, 360 में से थीटा सबट्रैक्ट कर दो, आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल मिल जाएगा। क्लियर है ना यहाँ तक? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लो जल्दी, है ना। देखो ये हमें सी वेक्टर दे रखा था क्वेश्चन में, उसका एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट ये सब लिख दिए, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड वाई कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड, यहाँ से वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड बता दिए। तो एक ये हमारा आंसर है और एक ये हमारा आंसर। देखो पिछले क्लास में जो होमवर्क दिए थे बन गया था ना, एक बना था। कितना क्वेश्चन दिए थे? एक ही ना दिए थे? हैं? एक ही क्वेश्चन दिए थे होमवर्क में। हाँ तो सब बन गया ना। हाँ जो डाउट हो पूछ लेना। यहाँ तक नोट कर लिए ना सब? चलो इसके बाद यूनिट वेक्टर आपको पढ़ा दिया था। यूनिट वेक्टर आप समझते हो ना? जैसे मान लो ये कोई वेक्टर ए है, ये कोई वेक्टर ए है ना। अब वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर क्या होगा? एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और जो वेक्टर ए के ही डायरेक्शन में है, तो उसको हम लोग बोलेंगे ए कैप, दैट इज वेक्टर ए का ये यूनिट वेक्टर है। और कैसे फाइंड करते हैं? सिंपल सा फॉर्मूला था, यूनिट वेक्टर फाइंड करने का फॉर्मूला है किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। अब आप ऑफ कोर्स आप किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो इसका मैग्नीट्यूड और ये सेम ही होगा, तो जब मैग्नीट्यूड से डिवाइड होगा तो 1 बचेगा। समझ में आ रहा है ना? तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होता है? एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और वो उसी वेक्टर के डायरेक्शन में होता है, उसको फाइंड करने का फॉर्मूला। तो यूनिट वेक्टर इक्वल टू किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, है कि नहीं? अरे हमें पता है ना ये बात। कोई भी वेक्टर किससे बना हुआ है? मैग्नीट्यूड से और डायरेक्शन से। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए और उसका डायरेक्शन जो यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन है ए कैप। तो वेक्टर ए की जगह यहां हम लोग लिख सकते हैं ना ए इंटू ए कैप। तो देख लो ए से ए कैंसिल होगा तो ए कैप ही तो बचेगा, है कि नहीं? तो इसलिए ध्यान रखना यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ये तो कई बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। इस पे एक क्वेश्चन करते हैं ना। देखो फाइंड द यूनिट वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर find the unit vector in the direction of following vectors, in the direction of following vectors, in the direction of following vectors। ठीक है, पहला आपको दे रखा है फर्स्ट इज दैट इज 4i, ये वेक्टर ए दे रखा है, दिस इज 4i कैप प्लस 3j कैप। सेकंड वेक्टर बी दे रखा है आपको -5i कैप माइनस 12j कैप।
ये दो वेक्टर दे रखा है, आपको इन्हीं के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर्स फाइंड करना है, ठीक है। सॉल्व करो इसको आप, बहुत आसान है। दोनों वेक्टर का बस मैग्नीट्यूड निकाल लो। यूनिट वेक्टर निकाल लिया ना इसका, है ना। बस आपको यहाँ पे क्या करना था, देखो फर्स्ट का सॉल्यूशन है ना, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकाल लो आप। जो वेक्टर ए है उसका मैग्नीट्यूड ए कितना हो जाएगा, है ना। तो एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, एक्स कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस इसका जो वाई कंपोनेंट है उसका स्क्वायर। अब देख लो वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट क्या है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यहाँ से कितना आ जाएगा ये 5। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मिल गया 5। ये मैग्नीट्यूड निकालना सिखाया था ना किसी भी वेक्टर का। अगर आपको कोई भी वेक्टर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में दे रखा है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। 5 आ गया। तो यहाँ से देख लो, अब हमें पता है नाउ, हमें पता है ए कैप यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डिवाइडेड बाई उसका मैग्नीट्यूड। देख लो वेक्टर ए कितना था, 4i कैप प्लस 3j कैप, इसको 5 से डिवाइड कर दो तो क्या मिल जाएगा, दैट इज 4/5 i कैप प्लस 3/5 j कैप। दिस इज द यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर है जो वेक्टर ए के डायरेक्शन में होगा। और हमें पता है ना यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1। तो ये यूनिट वेक्टर हमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में दे रखा है। ये यूनिट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट है, ये यूनिट वेक्टर का वाई कंपोनेंट है। जब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे दैट इज एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर अंडर रूट, उसको सॉल्व करोगे तो देखना 1 आएगा पक्का। तो दिस इज द यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर है जो वेक्टर ए के डायरेक्शन में। कोई दिक्कत, क्लियर है ना। उस वेक्टर को बस उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, खत्म। उसी तरह से देख लो वेक्टर बी के केस में यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा इसके डायरेक्शन में, तो आप वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकाल लो। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, दैट इज
उसके x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस उसके y कंपोनेंट का स्क्वायर अंडर रूट। आप देख लो, उसके x कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड कितना है 5 का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड कितना है 12 का स्क्वायर। यहां से देख लो कितना आ गया 25 प्लस 144 जो कि कितना आ जाएगा 169 विच इज इक्वल टू 13। इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया 13। अब हमें पता है नाउ, हमें पता है ना, ये हमें यूनिट वेक्टर निकालना था। यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा वेक्टर बी के डायरेक्शन में, यूनिट वेक्टर दैट इज वेक्टर बी डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। वेक्टर बी कितना है -5i कैप -12j कैप दिस होल डिवाइडेड बाई 13। देखो हमें क्या मिल रहा है -5/13 i कैप -12/13 j कैप, ये हमें यूनिट वेक्टर मिल गया। दिस इज द आंसर। यहां पर ये हमारा आंसर था। समझ में आ रहा है ना। अब देखो ये यूनिट वेक्टर आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में हमने फाइंड किया, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट। जब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे दैट इज x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर अंडर रूट, तो किसके बराबर आएगा 1 के बराबर आएगा। आप चाहो तो क्रॉस चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत। यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे समझ गए ना, क्लियर है ना सबको यहां तक। बहुत अच्छे, शाबाश। नोट कर लो इसको। यहां तक क्लियर है, गुड। ये समझ में आ रहा है ना यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड कर रहे हैं। उसके वेक्टर को बस उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, और किसी भी वेक्टर का अगर आपको वेक्टर का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट गिवन है किसी प्लेन में, तो आप उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। उसके x कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस उसके y कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर अंडर रूट, आपको वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। अब आप बस उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, आपको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। ये समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत, क्लियर है ना सबको यहां तक। बहुत अच्छा। इसके बाद नेक्स्ट लिखो आप। देखो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, हमने वेक्टर का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स किया था किधर, x और y एक्सिस के अलोंग, है ना। एक प्लेन में हमने किया था वेक्टर का, एक प्लेन में हमने वेक्टर को रिजॉल्व किया था अलोंग x एक्सिस एंड y एक्सिस। अब मैंने आपको ये बात बताया था, आप किसी भी वेक्टर को कितने कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हो, इनफाइनाइट कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हो। तो हमने एक प्लेन वाला कॉन्सेप्ट देखा कि जनरली किसी प्लेन में कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है x एक्सिस और y एक्सिस, उसके अलावा हमने वेक्टर को रिजॉल्व कर दिया, तो उसको बोला जाता है वेक्टर का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। समझ में आ रहा है ना। अब वैसे ही हम लोग किसी वेक्टर को स्पेस में भी रिजॉल्व कर सकते हैं। स्पेस मतलब x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। ठीक है, तो आप लिखो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इन 3 डायमेंशन, है ना। नेक्स्ट लिखो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इन 3 डायमेंशन, rectangular components of a vector in 3 dimension। अच्छा इधर ध्यान से सुनो, पिछले क्लास में मैंने आपको ये पढ़ा दिया था, याद है ना ये वाला एग्जांपल, कि अगर हमें कोई भी लाइन दे रखा है, कोई लाइन L दे रखा है, ठीक है, ये कोई लाइन L है और कोई वेक्टर है A जो कि इस लाइन से थीटा एंगल बना रहा है,
ठीक है, तो इस वेक्टर का जो कंपोनेंट है इस लाइन के अलोंग, ये है ना, ये जो कंपोनेंट इस वेक्टर का कितना होता है, अगर ये वेक्टर है इस लाइन से थीटा एंगल बना रहा है तो इस वेक्टर का कंपोनेंट क्या होगा इस लाइन के अलोंग, a cos थीटा, है ना। ये लेंथ, मतलब आप इस वेक्टर के हेड से आप क्या करो, इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, तो ये लेंथ कितना होता है a cos थीटा। इसी को हम लोग बोलते हैं ये वेक्टर का कंपोनेंट है अलोंग द लाइन, अलोंग द जो भी गिवन लाइन है, जरूरी नहीं कि एक्स एक्सिस होगा, ठीक है। तो अगर कोई लाइन है उससे कोई वेक्टर थीटा एंगल बना रहा है तो उस वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग द लाइन कितना होगा, a cos थीटा, जो भी एंगल बना रहा है। क्या देवांशु, ध्यान से सुनते जाओ तभी समझ में आएगा। छुप जाते हो अभिषेक के पीछे, छुपा छुपी खेलने आया मेरे साथ, हैं? आगे आके बैठो तो। शिफ्ट हो जाता, अकेले डर लगता है उसको बेचारा, निकलिए नहीं आता। चलो अब इधर ध्यान दो, जैसे अब देखो 3 डायमेंशन का बात हो रहा है, तो 3 डायमेंशन में जो हमारे पास म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस होता है, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है ना, वो देखो क्या होता है। इधर देखो, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है, दिस इज द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस दिखाई दे रहा है ना। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बोर्ड के प्लेन में है, ये एक्स एक्सिस है राइट साइड में और वाई एक्सिस है ऊपर। अब क्लास करने के पहले नोट्स रिवाइज करके आया करो सर, आप इस बात को समझो। ये बहुत, मतलब अब इससे छोटा चीज आपको नहीं बता सकता मैं सिलेक्शन के लिए, एकदम इससे अब आसान काम नहीं है। क्लास के पहले एक बार पीछे देख के आया करो क्या पढ़े हो पिछले क्लास में। अगर इतना बेसिक भी कर दोगे ना, नहीं हो पाता है बहुत बच्चा से, समझ में आ रहा है ना, तो आप ही उसी भेड़ चाल में चल जाओगे। अरे क्लास करने के पहले एक बार पलट के देख लिया करो कि पिछले क्लास में क्या पढ़ाया गया है। नोट्स अगर आप रिवाइज करके क्लास में बैठे तब तो आप समझ लो कि आप आगे बहुत अच्छा करोगे, लेकिन नोट्स अगर रिवाइज करके नहीं आ रहे तो फिर फिजिक्स डूब जाएगा। फिजिक्स क्या, कोई भी सब्जेक्ट डूब जाएगा, बायो हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जो भी हो, सारा सब्जेक्ट यही डिमांड करता है कि बस आप कम से कम, है ना, अगर आप एकदम निकम्मा हो, है ना, सवाल ववाल नहीं लगा रहे हो कुछ, तो आप कम से कम मैं तरीका बता रहा हूँ कि कम से कम की सिलेक्शन हो जाए आपका। वाले रैंक पीछे आए लेकिन सिलेक्शन हो जाएगा, इसका गारंटी है। बस इतना कि नोट्स पिछले क्लास का रिवाइज करके आओ, उससे क्या होता है ना, सब याद होता है धीरे धीरे। समझ में आ रहा है, हम मजाक नहीं कर रहे हैं, इस बात को समझो। एक बहुत छोटा सा बात है, आपको लग रहा है बहुत छोटा बात है, लेकिन बहुत इफेक्टिव चीज होता है। पिछला क्लास का नोट्स रिवाइज करके नेक्स्ट क्लास किया करो, किसी भी सब्जेक्ट में, और नहीं फिर आपका सिलेक्शन हो गया ना तो फिर आप बोलना। लेकिन आप ये करो तो ये पिछला क्लास को रिवाइज करके तो बैठा करो क्लास में। अब देखो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कहाँ है, बोर्ड के प्लेन में है, बोर्ड के प्लेन में। और जेड एक्सिस, यहां पर एक जेड एक्सिस है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है और वो बोर्ड के प्लेन के बाहर आ रहा है। अब देखो तो ये जेड एक्सिस है, अब मान लो इसको ऐसे हवा में ड्रॉ कर देंगे, देखो तो दिखाई दे रहा है, अरे दिखाई कहां दे रहा है, देखो तो हवा में ड्रॉ किया जेड एक्सिस दिख रहा है, हाँ इमेजिन कर रहे हो ना। तो अब हमको तो उसको दिखाना है ना, तो हम कैसे दिखाएंगे, हम ऐसे बना दिए बोर्ड पे उसको। आपको इमेजिन करना है कि ये बोर्ड के प्लेन के बाहर आ रहा है, ये जेड एक्सिस कहां आ रहा है, बोर्ड के प्लेन के बाहर। ये एक्स एक्सिस बोर्ड के प्लेन में है राइट साइड, वाई एक्सिस बोर्ड के प्लेन में वर्टिकली अपवर्ड, और ये जेड एक्सिस बोर्ड के प्लेन के बाहर आ रहा है। ऐसे इमेजिन करना, 3D में इमेजिन करना है अभी आपको, इन 3 डायमेंशन। तो 3 डायमेंशन में इमेजिन करते जाना। आप इमेजिन करो कि जेड एक्सिस कहां है, बोर्ड के प्लेन के बाहर। कोई दिक्कत, क्लियर है यहां तक, बहुत अच्छा। अब मान लो ये देखो यहां पर एक वेक्टर है, दैट इज वेक्टर ए, ध्यान से देखना, उसको मैं ड्रॉ कर रहा हूं। ये देखो ये है ओरिजिन, तीनों एक्सिस यहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देखो वेक्टर ए ड्रॉ कर रहा हूं, ये देखो
देखो दिखाई दे रहा है ना। अरे इमेजिन करो हवा में ड्रॉ किए। अब मेरा तो काम है ना जहां वेक्टर है वहीं बनाएंगे। ये देखो यहां से ये बोर्ड के बाहर इधर आ रहा है कहीं वेक्टर है। इमेजिन कर पा रहे हो? मतलब वेक्टर है बोर्ड के प्लेन में नहीं है, वो स्पेस में है। कहां है वो? देखो फिर से ड्रॉ करके दिखा रहे हैं, ध्यान से देखना और उसको अपने दिमाग में छाप लेना है कि नहीं। यहां से ओरिजिन से वेक्टर ए इधर की तरफ है, ऐसे कुछ बोर्ड के बाहर निकल रहा है वेक्टर। समझ में आ गया ना? ये वेक्टर है। इमेजिन करते जाना तभी समझ में आएगा ये कॉन्सेप्ट अभी जो बता रहे। समझ गए? अब हमको तो वेक्टर ए को दिखाना है तो हम तो उसको बोर्ड ही पे बना सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि वेक्टर ए है कहां, ये ओरिजिन से बाहर की तरफ आ रहा है। इमेजिन कर पा रहे हो ना? ये सब इमेजिन करो। तो देखो ये मैंने बनाया वेक्टर, ये है वेक्टर ए। ध्यान रखना ये वेक्टर ए एक्स वाई प्लेन में नहीं है, ये वेक्टर ए बोर्ड के प्लेन के बाहर आ रहा है। कोई दिक्कत? क्लियर है ना यहां तक? है ना? ये वेक्टर ए बोर्ड के प्लेन के बाहर आ रहा है, बोर्ड के प्लेन के बाहर आ रहा है। इमेजिन करते जाना। कोई दिक्कत? क्लियर है ना? अब इसी वेक्टर का हमें 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फाइंड करना है। 3, एक एक्स एक्सिस के अलोंग, एक वाई एक्सिस के अलोंग और एक जेड एक्सिस के अलोंग, सच दैट उन तीनों को ऐड करने पे हमें क्या मिलेगा? वेक्टर ए ही मिलेगा। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? क्लियर है ना यहां तक? अब आप ध्यान से देखो यहां पर, ना एक क्यूबॉइड ध्यान से बनाना होगा। तो दिक्कत? क्लियर है ना? ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है। दिस इज वेक्टर, इसको स्मॉल बोल देते हैं, स्मॉल वेक्टर ए। इस पॉइंट को बोल देते हैं ए, ठीक है। तो ये जो ओ ए वेक्टर है दैट इज वेक्टर ए। क्लियर है ना यहां तक? समझ में आ रहा है ना? बहुत अच्छे। तो आप ऐसा पहले डायग्राम बनाओ इसको अच्छे से, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अब ध्यान से देखना एक क्यूबॉइड में कैसे बनाया, जैसा दिख रहा है बोर्ड पे वैसे ही बनाओ। जल्दी ड्रॉ करो इसको ड्रॉ कर लो, फिर समझते हैं ना। बढ़िया स्केल यूज करना सब है कि नहीं? है ना? इस देखो ये सब पॉइंट को जो पॉइंट नेमिंग कर रहा हूं बस वही नेमिंग करना है। इसको बी बोल देना, इसको सी बोल देना, इसको डी बोल देना इस पॉइंट को, और इस वाले पॉइंट को ई बोल देना। जो जो पॉइंट नेमिंग किया हूं बस उतना ही नेमिंग करना, ठीक है।
ज्यादा नेमिंग मत कर देना, इसको अच्छे से ड्रॉ करो तो बढ़िया साफ सुथरा एकदम क्लियर आपको दिखाई दे। और इमेजिन कर ही पा रहे हो यहाँ वेक्टर ए बोर्ड के प्लेन के बाहर है। अच्छा, ये क्यूबॉइड देखकर फील हो रहा होगा कि वेक्टर ए बोर्ड के प्लेन के, फील हो रहा है ना देखकर क्यूबॉइड को। क्यूबॉइड ड्रॉ करो अच्छे से आप। दिस इज वेक्टर ए। ड्रॉ करो जल्दी। ड्रॉ कर लेना तो बताना मुझे। चलो, सबने ड्रॉ कर लिया ना यहाँ तक? वेरी गुड। अब इधर ध्यान दो। अब देखो, अब बोर्ड पे देखते जाना, अब बोर्ड पे देखते जाना। समझ में आ रहा है ना? तभी समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो, इस वेक्टर का एक्स एक्सिस के अलोंग कुछ कंपोनेंट आएगा ना, और वो कंपोनेंट का लेंथ कितना होगा? ये ओ से बी तक होगा, ओ से बी तक होगा। समझ में आ रहा है ना? जब आप वेक्टर ए का कंपोनेंट लोगे एक्स एक्सिस पर, तो उसका कंपोनेंट कहां से कहां तक आएगा? ओ से बी। मैंने आपको बताया था ना, ये अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर कोई भी लाइन गिवन है और कोई वेक्टर ए है जो उसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो उस लाइन के अलोंग उसका कंपोनेंट क्या होता है? उस वेक्टर के हेड से उस लाइन पे क्या ड्रॉप कर देते हैं? परपेंडिकुलर। तो ये जो लेंथ होगा वही वेक्टर ए का कंपोनेंट होगा, दैट इज ए कॉस थीटा। कोई दिक्कत? तो ये जो वेक्टर ए है, ये मान लो एक्स एक्सिस से कुछ अल्फा एंगल बना रहा है। अभी सब ड्रॉ नहीं करना है, अल्फा ऐसे समझाने को बता रहा हूँ। अल्फा एंगल बना रहा है, तो जब आप इसका कंपोनेंट निकालोगे एक्स एक्सिस पे, तो यही वाला लाइन मिलेगा ना, ओ बी। कौन कौन ये इमेजिन कर पा रहा है? जब आप वेक्टर ए का कंपोनेंट लोगे एक्स एक्सिस पर, तो जब आप इसके हेड से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, तो वो परपेंडिकुलर जाकर पॉइंट बी पे कट करेगा एक्स एक्सिस को, और लेंथ क्या मिलेगा? ओ बी। ये इमेजिन कर पा रहे हो? तो यही इमेजिन करना है आपको कि जब आप ये वेक्टर ए के हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे एक्स एक्सिस पे, ये लाइन होगा वो,
अब आपको ये 3D में सोचना है, वेक्टर बोर्ड के बाहर है, प्लेन में थोड़ी है। तो ये जो एंगल है ना, दिस इज 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो दिक्कत नहीं समझ में आ रहा है? इधर देखो, ये रूम का नीचे वाला लाइन देखो, ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस है, ये वाला लाइन ये जो लाइन है ये वाला, ये एक्स एक्सिस है। समझ में आ रहा है ना? वो लाइन दिख रहा है ना नीचे, ये एक्स एक्सिस है। इधर देखो तभी समझ में आएगा, है ना? ये जो रूम का नीचे वाला लाइन है क्या है? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस उधर जा रहा है। अब देखो ये एक्स एक्सिस और इस वाले फेस का मैं बात कर रहा हूं क्यूबॉइड का, ये वाला फेस कौन हो जाएगा? तो एक्स एक्सिस इधर जा रहा है, तो ये वाला फेस मतलब ये वाला वॉल, ये वाला वॉल, यही होगा ना? समझ में आ रहा है ना? ये एक्स एक्सिस, ये साइड वाला फेस है, तो ये एक्स एक्सिस रूम में, तो वो साइड वाला फेस है। समझ में आ रहा है ना? अब आप इमेजिन करो, आप उस फेस पे कोई भी लाइन ड्रॉ कर दो, कैसे भी ड्रॉ कर दो, उस फेस पे कोई भी लाइन ड्रॉ करो जो आकर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, वो लाइन उस एक्सिस के परपेंडिकुलर ही होगा। आप इस दीवार पे कोई भी लाइन ड्रॉ करो जो जाकर उस एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वो लाइन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर ही होगा। समझ में आ रहा है ना? तो वेक्टर ए का एक्स एक्सिस पे जो कंपोनेंट होगा वो ओ बी ये होगा। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है ना यहां तक? वेरी गुड। तो ये जो वेक्टर ए है इसका कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग ये होगा, है ना? ओ बी वेक्टर, इसको बोल दो ए एक्स वेक्टर, वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट है। उसी तरह से जब आप वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट निकालोगे तो आप उस वेक्टर ए के हेड से वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, तो यही वाला तो लाइन मिलेगा। कोई दिक्कत? अब देखो क्यूबॉइड का ये जो फेस होगा ऊपर वाला, वो वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है ना, ये वाई एक्सिस, और ये क्यूबॉइड का ऊपर वाला फेस, सोचो 3D में ऐसे, ये जो ऊपर वाला फेस होगा क्यूबॉइड का, ये वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। क्यों? क्योंकि ये जो फेस है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है ना, तो वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा कि नहीं? यानी इस प्लेन में आप कोई भी लाइन ड्रॉ कर दो जो वाई एक्सिस को जाके इंटरसेक्ट कर रहा है, वो वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। यानी कि ये जो O से C तक का वेक्टर है, ये वेक्टर A का Y कंपोनेंट है, दैट इज A Y वेक्टर ऊपर की डायरेक्शन में। ठीक है? उसी तरह से अब आप क्या करो, Z एक्सिस पे निकाल लो इसका कंपोनेंट। तो आप क्या करोगे, इसके हेड से Z एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, और जब आप ड्रॉप करोगे परपेंडिकुलर, तो वो जो लाइन है, वो ये जो सामने वाला फेस है क्यूबॉइड का, उसी फेस में वो लाइन रहेगा। और आप देख लो ये जो सामने वाला फेस है ये Z एक्सिस के परपेंडिकुलर है, Z एक्सिस बोर्ड के बाहर, और ये जो सामने वाला फेस है क्यूबॉइड का वो वर्टिकल प्लेन में। तो इस प्लेन में आप कोई भी लाइन ड्रॉ कर दो, अगर वो Z एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है तो 90 डिग्री पे ही करेगा। तो आप इसके हेड से यहां परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, OD। यानी ये जो OD वेक्टर है इसको हम लोग बोल सकते हैं ये वेक्टर ए का Z कंपोनेंट है। कोई दिक्कत? क्लियर है ना? तो हमने ये वेक्टर ए को 3 कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया, और इन तीनों का सम किसके बराबर आना चाहिए? वेक्टर ए के बराबर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अरे बोलो, आएगा। देख लो, ये देखो, ये देखो, ये AX वेक्टर, ये AZ वेक्टर, ध्यान से देखना, ये AX वेक्टर है इधर राइट साइड बोर्ड के प्लेन में, ये AZ वेक्टर बोर्ड के प्लेन के बाहर। तो जब आप पैरेललोग्राम बनाओगे इन दोनों वेक्टर को यूज करके, एडजेसेंट साइड बना दो, तो ऑलरेडी यहां एडजेसेंट साइड है, पैरेललोग्राम कंप्लीट करो तो यही मिलेगा ना, यही प्लेन तो मिलेगा। ये इस क्यूबॉइड का बॉटम फेस, अब क्यूबॉइड का बॉटम फेस क्या है? हॉरिजॉन्टल है। इमेजिन कर पा रहे हो ना? तो इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा? तो ये पैरेललोग्राम का डायगोनल मिला दो।
ये पैरेललोग्राम का डायगोनल मिला दो, तो ये वाला जो वेक्टर है ना, ये जो वेक्टर यहां मिल रहा है, ठीक है, ये जो OE वेक्टर है, OE वेक्टर, ये AX वेक्टर प्लस AZ वेक्टर होगा। पैरेललोग्राम लो, ये पैरेललोग्राम ऑलरेडी यहां कंप्लीट है, ये दोनों एडजेसेंट साइड, तो इसका रिजल्टेंट ये होगा OE वेक्टर, AX वेक्टर और AZ वेक्टर का रिजल्टेंट OE वेक्टर। कोई दिक्कत? क्लियर है यहाँ तक? वेक्टर ये वेक्टर A अलग है, वेक्टर A कहाँ है? स्पेस में। अब ध्यान से देखो, वेक्टर A ये OE कहाँ है? तो इस क्यूबॉइड का जो नीचे वाला फेस है, वेक्टर OE उस प्लेन में है, नीचे वाला जो फेस है, मतलब ये भी वेक्टर बोर्ड के प्लेन के बाहर आ रहा होगा OE वेक्टर, लेकिन ये जो हमने क्यूबॉइड बनाया पूरा, इसके बॉटम वाले फेस में है। मतलब आप समझो इस चीज को, वेक्टर OE इस तरीके से आ रहा है और वेक्टर A ऐसे जा रहा है, वेक्टर OE नीचे वाले फेस में, इमेजिन कर पा रहे हो? कोई दिक्कत? क्लियर है ना? अब ध्यान से देखो, अब आपको ट्रायंगल लॉ पता है, एक वेक्टर के हेड पे दूसरा वेक्टर रख दो, आपको रिजल्टेंट वेक्टर। अब ध्यान से देखो, ये जो OE वेक्टर है, आप क्या करो, EA को भी वेक्टर बना दो। ये जो EA है, इसको हमने वेक्टर मान लिया, तो अब आप देखो, OE वेक्टर के हेड पे है EA वेक्टर, हेड पे है ना, तो OE के टेल को EA के हेड से ज्वाइन कर दो, आपको ये रिजल्टेंट वेक्टर A मिल जाएगा। अब ध्यान दो, ये जो EA वेक्टर है, ये जो लेंथ है क्यूबॉइड का एज है ये, और ये एज इस एज के बराबर ही होगा, और इसका डायरेक्शन ऊपर, इसका भी डायरेक्शन ऊपर, यानी ये जो EA वेक्टर है, ये AY वेक्टर के बराबर ही है। तो दिस प्लस दिस प्लस दिस, क्या मिल गया हमें? वेक्टर मिला ना? मिला कि नहीं मिला? कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ना? पक्का ना? देखो, इसको ब्रेक करके मैं लिख देता हूं। ये जो हमारा यहां पर OE वेक्टर है, दिस इज वेक्टर AX प्लस वेक्टर AZ, वेक्टर AX प्लस वेक्टर AZ। अब ये जो हमारा वेक्टर A है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, नाउ ये जो हमारा वेक्टर A है, वेक्टर A ये किसके बराबर हो जाएगा? OE वेक्टर प्लस EA वेक्टर। OE वेक्टर के हेड पे है EA वेक्टर, ट्रायंगल लॉ कंप्लीट हो रहा है, तो वेक्टर A मिलेगा इन दोनों वेक्टर को ऐड करने पे। कोई दिक्कत? यहां से देखो क्या आ गया, देयरफॉर ये जो हमारा वेक्टर A है, देख लो, OE वेक्टर किसके बराबर है? AX वेक्टर, इसको ऐसे लिख लो, इम्प्लाइज दैट AX वेक्टर प्लस AZ वेक्टर, और ये EA वेक्टर किसके बराबर है? AY वेक्टर। कोई दिक्कत? क्लियर है ना? यहां लिख लेना, सिंस EA वेक्टर इज इक्वल टू AY वेक्टर, तो यहां से देखो क्या मिल गया, देयरफॉर इसको, अब मैंने बताया था, ये आपको मैंने पहले ही पढ़ा दिया था, वेक्टर में आप कैसे भी ऐड कर दो, मिलेगा सेम ही रिजल्टेंट वेक्टर, चाहे इसको पहले लिखो, चाहे इसको, उससे फर्क नहीं पड़ता है, तो पहले ही बता दिया था। देयरफॉर वेक्टर A देख लो किसको आ गया, क्या आ गया, इसको रीअरेंज करके थोड़ा लिख लो, AX प्लस AY प्लस AZ। तो ये जो AX वेक्टर है, AY वेक्टर है, और ये जो AZ वेक्टर है, इन तीनों का सम A वेक्टर के बराबर है ना, मतलब ये तीनों क्या हो गया? वेक्टर A का कंपोनेंट्स, और ये तीनों कंपोनेंट क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो यानी आपको मिल गया रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इन 3 डायमेंशन। ये वेक्टर कौन है? ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, यही तीनों वेक्टर। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? नोट कर लो यहां तक।
ये सब जो बोल रहा हूं समझ पाते हो ना? पक्का समझ में आ गया है ना? नोट कर लो इसको अच्छे से। ऐसे 3D में इमेजिन करवा दिया आपको। फोर डी कहाँ से हो सकता है? हमारा स्पेस 3 डायमेंशनल। द फोर्थ डायमेंशन इज द टाइम डायमेंशन, है कि नहीं? हाँ, अगर हम लोग 3 डायमेंशन में किसी वेक्टर का कंपोनेंट करेंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट? ऐसे तो इनफाइनाइट कंपोनेंट्स कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जब करेंगे तो सिर्फ मैक्सिमम 3 डायमेंशन में, और 2 डायमेंशन में 2 ही रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मिलेगा। ऐसे तो, और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का अगर बात नहीं करेंगे, नॉर्मल कोई कुछ भी कंपोनेंट लो तब तो इनफाइनाइट कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं, है कि नहीं? हाँ, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट 2 डायमेंशन में बस 2 ही होगा किसी वेक्टर का, और 3 डायमेंशन में बस 3 ही होगा। कोई दिक्कत? क्लियर है ना? जल्दी जल्दी नोट करो भाई। है ना? डीसी पांडे का फोटो खींच के भेज देंगे हम क्वेश्चन का, उसको बना लेना। हो गया? ड्रॉ कर लिए सब? यहां तक हो गया ना? बहुत अच्छे। अब ध्यान दो, देखो हम लोग समझ गए वेक्टर ए को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर प्लस ए जेड वेक्टर, जहां पर ये तीनों क्या है? इस वेक्टर ए का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब ध्यान से सुनो, जल्दी नोट करो। अब हम लोग वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड फाइंड करना सीखेंगे। समझ में आ रहा है ना? सबसे पहले तो आप याद कर लो, जब हम लोग किसी वेक्टर को प्लेन में रिजॉल्व करते थे तो यही 2 वेक्टर मिलता था ना, एक्स वेक्टर एंड ए वाई वेक्टर, बस। तो यहां पर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या हो जाता था? दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर अंडर, इतना ही होता था। यहां पर बस क्या हो जाएगा? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड विल बी एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर अंडर रूट, ऐसे निकलेगा। एक्स वाई जेड जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करके अंडर रूट कर देना। याद हो गया ना? ये याद रहना ज्यादा जरूरी है। अब इसको मैं समझा देता हूं, अब एक बार समझ लो, अगर वो भूल भी गए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये याद रखना कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो आप इसको लिख लो, आप सबसे पहले इसको लिख लो नाउ,
है ना, आप इसको एक लाइन छोड़ करके लिख लेना, जो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है दैट इज ए, वो किसके बराबर होता है, तो एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर अंडर रूट। कोई दिक्कत? ये लिख के पहले याद कर लो। ये याद हो गया? कैसे निकालोगे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड? अगर आपको 3 डायमेंशन में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दे रखा है तो एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर अंडर रूट, आपको वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। यही इंपॉर्टेंट बात था जो आपको याद रखना था। और वेक्टर ए को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 3 डायमेंशन में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में, और उसका मैग्नीट्यूड ऐसे निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत? क्लियर है ना? फटाक से सुनना, एक ही बार बताऊंगा बस, अगर समझ गए तो अच्छा है, नहीं समझे तो कोई बात नहीं। याद ये रखना है, इससे न्यूमेरिकल बनेगा। ठीक, अब ध्यान से देखना, एक ही बार में समझ जाना। इधर देखो, हमें वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालना है, उसको निकालेंगे। आप देखो ये ओ ई वेक्टर दिख रहा है, इसका सबसे पहले मैग्नीट्यूड हम लोग फाइंड करेंगे, ओ ई वेक्टर का। तो ओ ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए मैंने ये वाला ट्रायंगल सेलेक्ट किया, ओ ई बी, ओ ई बी, ओ ई बी, दिख रहा है ना? राइट। और ये कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है। ये कैसा ट्रायंगल है? और कहां बन रहा है राइट एंगल? राइट एंगल कहां बन रहा है? राइट एंगल कहां बन रहा है? बी पे। इमेजिन कर पा रहे हो ना? ये बॉटम फेस है क्यूबॉइड का, तो जब ये एज जाकर मिलेगा इस एज से, तो 2 एज के बीच में ही तो राइट एंगल होता है। रूम में देख लो, एक वो वाला एज, एक ये वाला एज, इनके बीच में राइट एंगल है, तो ऐसे यहां पे राइट एंगल होगा। अब देखो, मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल को अलग से बना दे रहा हूं। ये है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल ओ ई बी। ये 90 डिग्री, एंगल बी पे 90 डिग्री था। अब आप देख लो, ये ओ बी किसके बराबर है? ए एक्स के बराबर है। ए एक्स वेक्टर का जो लेंथ होगा उसके बराबर है। ठीक, ये जो बी ई वेक्टर है, ये जो बी ई साइड है, ये ए जेड के बराबर होगा। ये एज का लेंथ इस एज के बराबर होगा ना, तो ये ए जेड के बराबर हो जाएगा। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये पता है, ये पता है, ये निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम। ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर अंडर, आपको ओ ई का लेंथ मिल गया। अब ध्यान दो, इस राइट एंगल ट्रायंगल पे आ जाओ। ओ ई ए, ओ ई ए, ओ ई ए, ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। ओ ई ए इज ऑल्सो अ राइट एंगल ट्रायंगल। कहां बन रहा है राइट एंगल? राइट एंगल कहां बन रहा है? ई पे राइट एंगल कहां बन रहा है? ये सब इमेजिन ही नहीं कर पा रहे हो आप लोग। आप खुद देखो, ये क्यूबॉइड का बॉटम फेस है जो हॉरिजॉन्टल होगा, और ये वर्टिकल एज, तो बॉटम फेस वर्टिकल एज, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल देखो अलग से बना रहा हूं, ओ ई ए, ये देखो ओ ई ए है ना, दिस इज ओ, दिस इज ई, दिस इज ए, और ये हमारा वेक्टर ए का लेंथ दैट इज ए के बराबर है ना? ये वेक्टर ए का लेंथ ही है ना? अरे ओ से ए तक क्या है वेक्टर? समझ में आ रहा है? अब देख लो, ओ ई हम लोग अभी निकाले थे, यहां 90 डिग्री है ई पर। ओ ई अभी निकाले थे, कितना है? ए एक्स स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर अंडर रूट ई ए। देख लो, ई ए किसके बराबर है? ए वाई। तो दिस इज इक्वल टू ए वाई, पाइथागोरस थ्योरम। दैट इज इस पूरे का स्क्वायर, अलग से मैं लिख दे रहा हूं, ओ ए किसके बराबर आ जाएगा? दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर अंडर रूट, ये वाला जो साइड है इस पूरे का स्क्वायर, प्लस ए वाई स्क्वायर अंडर रूट, यही होगा ना? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर अंडर रूट, दैट इज इक्वल टू हाइपोटेनस ओ ए। यहां से देख लो ये कितना आ रहा है, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो क्या आएगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इक्वल टू ओ ए। और ये ओ ए किसके बराबर है? ये वेक्टर ए का लेंथ है, दैट इज ए। तो यहां से देख लो आ गया।
अच्छा ये अंडर रूट है ना ऊपर पूरा, ये वाला रूट लगा रहेगा ना, तो ए का वैल्यू क्या आ गया, ए एक्स स्क्वायर, इसको रीअरेंज करके लिख लो, ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड। कोई दिक्कत? क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना? इस तरीके से प्रूफ हो गया। नोट कर लो फटाक से इसको, एक लाइन छोड़ करके जल्दी से लिखो इसको, फटाक से जल्दी से लिखो। हाँ, थ्री इमेजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। बिना इमेजिनेशन के, ये सब इमेजिनेशन सिखा रहा है, आप चीजों को इमेजिन कर पा रहे हो, 3D में देख पा रहे हो, तो सब नोट करते जाओ फटाक से, तब तो आपको समझ में आएगा ना कैसे कैसे आप ट्रायंगल लेकर प्रूफ किए हो। एक लाइन छोड़ करके लिख लेना, क्या लिखना है समझ में आ रहा है ना, यहां से यहां तक पहले ये बताया, पहले तो ये लिख लिए फॉर्मूला, उसके नीचे इसका प्रूफ है, प्रूफ, पहले ये ट्रायंगल बनाओ, फिर ये बना के इसका प्रूफ दिखा दो, खत्म। समझ में आ रहा है ना? देखो ये सबसे आपका इमेजिनेशन इनहांस हो रहा है। वेक्टर मतलब इमेजिनेशन। देखो मुझे क्या था, मैं खींच के फॉर्मूला लिख के आगे बढ़ जाता, लेकिन फिजिक्स में अगर इमेजिन नहीं कर पाए तो न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। फिर जल्दी फटाक से नोट करिए इसको। कोई दिक्कत? क्लियर है ना यहाँ तक? बहुत अच्छे। हो गया ना? नोट कर लिए ना यहाँ तक सब? बहुत अच्छे। वो फॉर्मूला याद रखना मैग्नीट्यूड निकालने का। इसके बाद आप लिखो, एक लाइन छोड़ करके इसी कॉन्सेप्ट में लिखो, लिखो लेट, ये जो वेक्टर ए है हमारा, स्मॉल वेक्टर ए लिखा हुआ है ना, स्मॉल ए और वेक्टर, लिखो लेट वेक्टर ए मेक्स एंगल, लेट वेक्टर ए मेक्स एंगल, है ना, सब सिंबल लिखते जाना। लेट वेक्टर ए मेक्स एंगल अल्फा विथ द एक्स एक्सिस, अल्फा विथ द एक्स एक्सिस, अल्फा का सिंबल जानते हो ना, अल्फा विथ द एक्स एक्सिस, कॉमा कॉमा बीटा विथ द वाई एक्सिस, बीटा का सिंबल जानते हो ना, बीटा विथ द वाई एक्सिस, एंड गामा, गामा का सिंबल जानते हो ना, गामा ऐसे वाई की तरह होता है, एंड गामा विथ द जेड एक्सिस, गामा विथ द जेड एक्सिस, अल्फा बीटा गामा। समझ गए ना? लेट वेक्टर ए मेक्स एंगल अल्फा विद द एक्स एक्सिस, बीटा विद द वाई एक्सिस, एंड गामा विद द जेड एक्सिस, एंड गामा विद द जेड एक्सिस। गामा देख लिया ना कैसे लिखा जाता है, वाई की तरह होता है, ये दिस इज गामा। क्लियर है ना? तो दिक्कत? अब ध्यान दो, ध्यान दो, आप बोर्ड पे देखो वापस से, 3D में वापस से इमेजिन करना क्या है रहा है यहाँ पर। अब ये सब का काम नहीं है तो ये सब हटा देते हैं, इसका तो काम नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या रहा है, ये जो वेक्टर ए है ये कुछ अल्फा एंगल बना रहा है, किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ।
ये जो वेक्टर ए है ये कुछ बीटा एंगल बना रहा है, किसके साथ? वाई एक्सिस के साथ। और ये जो वेक्टर ए है ये कुछ गामा एंगल बना रहा है, किसके साथ? समझ में आ रहा है ना? जेड एक्सिस के साथ। कोई दिक्कत? अल्फा बीटा गामा। क्लियर है यहां तक? बहुत अच्छे। अब ध्यान देना, आप यहां ध्यान देना, समझ में आ रहा है ना? हमें पता है ये वेक्टर ए का हमें एक्स कंपोनेंट कैसे मिला था? हमने वेक्टर के हेड से, वेक्टर ए के हेड से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था। हमने वेक्टर ए के हेड से एक्स एक्सिस पे, ये क्या है? दिस इज परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था। समझ में आ रहा है ना? यानी ये जो ट्राइंगल है ओ बी ए क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल। इमेजिन कर पा रहे हो ना? राइट एंगल एट बी, मतलब ये कुछ ऐसा ट्राइंगल है। ध्यान से देखते जाना और समझते जाओ। ओ बी ए राइट एंगल एट बी, ये लेंथ है ए के बराबर, वेक्टर ए का लेंथ दैट इज ए। और ये जो लेंथ ओ बी है ये किसके बराबर है? ए एक्स के बराबर। और इसी डायरेक्शन में था ना एक्स एक्सिस हमारा, ओ बी के डायरेक्शन में ही एक्स एक्सिस है। और ये जो वेक्टर हमारा ओ ए है जो कि ए वेक्टर है, ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? अल्फा। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगा दो। ये बेस है, ये हाइपोटेनस। बेस और हाइपोटेनस में क्या रिलेशन होता है? कॉस अल्फा, जो कि किसके बराबर आ जाएगा? दैट इज बेस बाई हाइपोटेनस। कॉस अल्फा इक्वल टू ए एक्स बाई ए। तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर जो वेक्टर का एक्स कंपोनेंट है वो किसके बराबर हो जाएगा? ए कॉस अल्फा। कोई दिक्कत? क्लियर है? बहुत अच्छा, ये समझ गए। इसको रब कर दे रहा हूं। इसके बाद अब आप नेक्स्ट आ जाओ। ये देखो, ये वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट है, ए वाई वेक्टर। ये हमें कैसे मिला? तो हमने वेक्टर ए के हेड से वाई एक्सिस पे क्या ड्रॉप कर दिया? बोलो, परपेंडिकुलर। ये हमने वाई एक्सिस पे क्या ड्रॉप किया है? दिस इज परपेंडिकुलर। यानी जो ए सी ओ कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। उसको देखो यहां बना दे रहा हूं, है ना? ये ए है, ये सी है, ये 90 डिग्री है, ये ओ है। ओ से ए तक ये वेक्टर ए का लेंथ है, ओ से ए वेक्टर ए का लेंथ है। और ओ सी क्या है? वाई कंपोनेंट, दैट इज ए वाई का मैग्नीट्यूड, दैट इज ए वाई। कोई दिक्कत? और हमें पता है ये जो ओ ए वेक्टर है, ये जो वेक्टर ए है, ये वाई एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? बीटा। वाई एक्सिस है किधर? ओ सी के अलोंग है। वाई एक्सिस है किधर? ओ सी के अलोंग है। और ये जो वेक्टर है ये वाई एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? बीटा। ये समझ में आ रहा है ना कि इसको ऐसे उल्टा करके बना दे? कैसे, समझ पा रहे हो? नहीं समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? देखो, ये ओ सी है, ये ओ सी, ये है ना, ये ए, और ये इस टाइप से ट्रायंगल है। ये ओ है, ये सी है, और इधर की तरफ हमारा वाई एक्सिस है ना, ये ए है। कोई दिक्कत? ये लेंथ ए है, ये ए वाई है। और हमें पता है ये जो वेक्टर ओ ए है ये वाई एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? बीटा। तो यहां पे हम लोग क्या बोल सकते हैं? बीटा के लिए ये बेस, ये हाइपोटेनस। तो वापस से कॉस बीटा इक्वल टू ए वाई बाई ए। तो देयरफॉर यहां से क्या आ जाएगा? ए वाई इक्वल टू ए कॉस बीटा। कोई दिक्कत? उसी तरह से आप देख लो, इस वेक्टर का हमें z कंपोनेंट कैसे मिला? तो हमने इसके हेड से z एक्सिस पे क्या ड्रॉप कर दिया? अब वो परपेंडिकुलर नहीं ड्रॉप कर पाएंगे हम यहाँ पे, वो खुद इमेजिन करो। वेक्टर a के हेड से यहां पर आकर परपेंडिकुलर। भाई नहीं समझ में आ रहा है क्या? ये देखो ना, z एक्सिस बोर्ड के बाहर है ना, और ये वेक्टर a इधर था, ये z एक्सिस, ये वेक्टर के हेड से यहां परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। समझ में आया ना? तो एक ट्रायंगल बनेगा, दैट इज ओ ए डी। ओ ए ट्रायंगल बनेगा ना?
इसको ऐसे बना दे रहा हूं, ओ ए डी ट्रायंगल बनेगा ये, ओ ए डी, और ये डी पे 90 डिग्री, ए से परपेंडिकुलर कहां ड्रॉप किया, पॉइंट डी पे। अब आप देख लो ये ओ ए का लेंथ ए के बराबर है, और ये जो ओ डी का लेंथ है ये ए जेड, और ओ डी के अलॉन्ग ही क्या है हमारा जेड एक्सिस, और आपको बता रखा है ये वेक्टर ओ ए जेड एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, गामा, दिस इज गामा। तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, कॉस गामा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। कॉस गामा, कॉस, अरे गामा बनता ही नहीं है भाई, कॉस गामा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस, बेस इज ए जेड बाई ए। तो यहां से देयरफॉर हमें क्या मिल गया, ए जेड इक्वल टू ए कॉस गामा। कोई दिक्कत, क्लियर है ना? तो ध्यान से सुनना, अगर आपको ये अल्फा बीटा गामा एंगल पता है और आपको वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड पता है, तो आप तीनों कंपोनेंट को निकाल सकते हो। ए एक्स क्या हो जाएगा, ए कॉस अल्फा, ए वाई क्या हो जाएगा, ए कॉस बीटा, ए जेड क्या हो जाएगा, ए कॉस गामा, जहां पे ये ए क्या है हमारे वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर आपको वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है और आपको अल्फा बीटा गामा एंगल पता है, तो आप वेक्टर का एक्स कंपोनेंट का वैल्यू, वाई कंपोनेंट का वैल्यू और जेड कंपोनेंट का वैल्यू निकाल सकते हो। यहां तक समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत, क्लियर है? अब ध्यान देना बस, ये जो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और ये जो कॉस गामा है, इसको स्पेशल नेम दिया गया है, इनको बोला जाता है डायरेक्शन कोसाइंस। क्या बोलते हैं? कभी भी बोला कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दिस वेक्टर, मतलब आपको कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा का वैल्यू बताना है। समझ गए ना? कोई दिक्कत? पक्का ना? नोट कर लो इसको। ये सब समझ में आ रहा है, बता रहे हैं तो हाँ, तो नोट करो तो। जल्दी फटाफट नोट करिए इसको एकदम। देखो इधर ध्यान से सुनो, अगर आप 3D का बात करोगे, 3 डायमेंशन, तो 3 डायरेक्शन कोसाइन मिलेगा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। अगर आप सिर्फ प्लेन का बात करोगे, कोई वेक्टर है जो किसी प्लेन में है, तो सिर्फ 2 ही डायरेक्शन कोसाइन मिलेगा, कॉस अल्फा एंड कॉस बीटा।
अरे सब जैसे जैसे डायग्राम रहे, देखो डायग्राम में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस दिखाएं, तो सब भी दिखा देना आप लोग, तभी तो 3D में इमेजिन करना सीख पाओगे। है ना, ये फिजिक्स का पहला चैप्टर है जो आपका मतलब इमेजिनेशन डेवलप करने में हेल्प करता है। अब पूरे फिजिक्स में आप इस बात को समझो, आप स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज पढ़ोगे तो वेक्टर का समझ होना बहुत जरूरी है। क्या हिमांशु, क्लियर है ना यहाँ तक? पक्का समझ में आ रहा है ना? और नोट्स रिवाइज करके आना है, जो पिछले क्लास में पढ़ा दे रहे हैं उसको रिवाइज करके क्लास में कदम रखा करो, और जो भी पीछे पढ़ा दिए हैं वो याद रखो, उसको भूलो नहीं। क्या? हाँ लिखो, यहां तक नोट कर लिए ना सब? एक लाइन छोड़ करके लिखो, लिखो लिखो कॉस अल्फा, लिखो कॉस अल्फा कॉमा कॉस बीटा, है ना। लेकिन गौरव का राइटिंग नहीं सुधरा 3 साल में, राइटिंग ठीक कर रहा, बता रहे हैं, पेन चेंज कर दो। अब क्या बदलोगे, अब छोड़ दो। लिखो कॉस अल्फा कॉमा कॉस बीटा, कॉस अल्फा कॉमा कॉस बीटा एंड कॉस गामा आर डायरेक्शन कोसाइंस। देखो बोर्ड पे लिखा हुआ है, आर डायरेक्शन कोसाइंस, आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर, ऑफ द वेक्टर। कॉस का फुल फॉर्म कोसाइन है कि नहीं? कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर, आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर। कोई दिक्कत? क्लियर है ना यहां तक सबको? बहुत अच्छा, यहां तक लिख लिए। अब देखो ये सब नोट कर लिए, ठीक है? तो हमें पता चल गया ये, है ना, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा का वैल्यू ये सब हमें पता चल गया ना, है ना। कॉस अल्फा दैट इज ax by a, cos beta that is ay by a, and cos gamma is equal to az by a, है ना। दिस इज कॉस गामा, ठीक। अब इधर ध्यान दो, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा a, किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा a, वो किसके बराबर होगा? उस वेक्टर के x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस उस वेक्टर के y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस उस वेक्टर के z कंपोनेंट का स्क्वायर अंडर रूट। अब हमें ये फॉर्मूला पता है, हमें ये फॉर्मूला पता है, और अब आप डायरेक्शन कोसाइन की मदद से बता सकते हो कि ax किसके बराबर हो जाएगा? a cos अल्फा। वैसे ही ay क्या हो जाएगा? a cos बीटा, और az क्या हो जाएगा? a cos गामा। तो अब आप इधर ध्यान से देखो, इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो हमें क्या मिलेगा? a स्क्वायर इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। अब आप यहां से देखो क्या मिल रहा है हमें, a स्क्वायर इक्वल टू ax की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? a cos अल्फा का स्क्वायर। ay की जगह क्या लिख सकते हैं? a cos बीटा का स्क्वायर। और az की जगह क्या लिख सकते हैं? a cos गामा का स्क्वायर। तो यहां से देख लो क्या आ गया, a स्क्वायर इक्वल टू ये मिल गया हमें। आप देख रहे हो तीनों में से a स्क्वायर आएगा, तो यहां से तीनों से a स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा? cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा। a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, देयरफॉर देखो यहां से क्या आ रहा है? cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा किसके बराबर आ जाएगा? 1। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम किसके बराबर आता है?
1 के बराबर आता है। ये लिख लो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो दिक्कत, तो ध्यान रखना डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम किसके बराबर होता है? 1 के बराबर है ना। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा। जल्दी नोट करो इसको। हो गया ना, लिख लिया ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है इफ cos अल्फा cos बीटा एंड cos गामा आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर। क्वेश्चन है इफ cos अल्फा कॉमा cos बीटा एंड cos गामा आर direction cosines of a vector, then prove that sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma is equal to 2। आपको बता दिया है cos अल्फा cos बीटा cos गामा क्या है? किसी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइंस है। तो हमें प्रूफ करना है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा किसके बराबर होगा? 2 के बराबर होगा। हमें दे रखा है cos अल्फा cos बीटा cos गामा अगर डायरेक्शन कोसाइन है किसी वेक्टर का तो प्रूफ करिए कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा किसके बराबर होगा? 2 के बराबर होगा। और कैसे प्रूफ करेंगे? अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा कि किसी भी वेक्टर का जो डायरेक्शन कोसाइन होता है उस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम कितना आता है? कितना आता है? 1। बस इसी प्रॉपर्टी को यूज करना है आपको। यहां पर cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 होगा। अगर cos अल्फा cos बीटा cos गामा डायरेक्शन कोसाइन है किसी वेक्टर का तो cos अल्फा और cos बीटा और cos गामा के स्क्वायर का सम कितना हो जाएगा? 1 के बराबर होगा। अभी तो हमने पढ़ा था
और अब आपको कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में चेंज करने आता है। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। अरे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 पढ़े हो ना 10th में, तो वहां से देख लो। आप कॉस स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। कॉस स्क्वायर बीटा को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। और कॉस स्क्वायर गामा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। अरे कौन सा आइडेंटिटी यहाँ यूज कर रहे हैं, ये वाला। सिंस हमें ये बात पता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो यहां से क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। तो इसी आइडेंटिटी को वहां यूज कर रहे हैं। कॉस स्क्वायर अल्फा को 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर बीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और कॉस स्क्वायर गामा को 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा लिख सकते हैं ना। यहां से देख लो क्या आ गया, ये 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 3, और ये माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तो यहां से देख लो क्या आ जाएगा, इस तीनों को उठा के इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो क्या आ जाएगा, 3 माइनस 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। अब सॉल्व कर लोगे ना, अरे इतना इजी इक्वेशन है, यहां से प्रूफ हो गया। देयरफॉर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2 इज द आंसर। कोई दिक्कत? तो ध्यान रखना, डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम 1 होता है, और अगर उसी को हम लोग साइन में चेंज कर देंगे तो है ना, अगर कोई वेक्टर है जो अल्फा बीटा गामा एंगल बना रहा है एक्स वाई जेड एक्सिस से, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा का वैल्यू आएगा 1। कोई दिक्कत? क्लियर है ना यहाँ तक? सब समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड। और ये बात ध्यान रखना, इसको नोट में लिख लेना, मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ये सब आपको समझ समझ के पढ़ना है। घर पे रिवाइज करना है तो बैठ के सोचना ये सब सही लिखा है कि नहीं लिखा है, खुद से सोच सोच के पढ़ना। मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर फर्स्ट इन अ प्लेन, प्लेन में कितना होगा 2 एंड 3 इन स्पेस कितना होगा 3। तो ध्यान रखना, अगर आप किसी भी वेक्टर का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकाल रहे हो तो किसी प्लेन में 2 ही कंपोनेंट मिलेगा और स्पेस में 3 कंपोनेंट मिलेगा। कोई दिक्कत? क्लियर है ना यहाँ तक? बहुत अच्छा। कोई दिक्कत? क्लियर है ना यहाँ तक? यहाँ तक नोट कर लो जल्दी से। ध्यान रखना गौरव, अगली बार स्पाइरल वाला कॉपी बनाना है सर, नहीं तो ऐसा 30-40 कॉपी भर जाएगा, सब नोट्स खो जाएगा फिर। तो दिक्कत? क्लियर है तक? ध्यान से सुनो, एक स्टेटमेंट बोल रहे हैं, आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स है। ध्यान से सुनो, अ वेक्टर इज इंडिपेंडेंट, अ वेक्टर इज independent of the orientation of axis, a vector is independent of orientation of axis। orientation मतलब पहले आपको समझ में आना चाहिए, orientation मतलब किस तरीके से एक्सिस रखा हुआ है, मतलब ये x y और z एक्सिस है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ये तीनों को आप कैसे भी रख दो, वेक्टर को उससे फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आ रहा है ना? ये स्टेटमेंट कह रहा है कि आप इस एक्सिस को, तीनों एक्सिस को कैसे भी रख दो, कैसे भी रख दो,
ओरिएंटेशन इसका चेंज करते रहो, वेक्टर को फर्क देख के मजा आ रहा है नहीं ऐसे से बोलो तो देखो एक्सिस को कैसे भी रख दो, वेक्टर को फर्क, ध्यान से सुनना है स्टेटमेंट, a vector is independent of the orientation of axis but the components of that vector depend upon the orientation of axis. True or false? ध्यान से सुनो, वापस से कहना चाह रहा है कि एक वेक्टर एक्सिस के ओरिएंटेशन से किसी वेक्टर को कोई मतलब नहीं, आप एक्सिस चेंज कर दो फिर भी वो वेक्टर वहीं रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर आप एक्सिस चेंज का ओरिएंटेशन चेंज कर दोगे तो वेक्टर का कंपोनेंट्स चेंज हो जाएगा। ट्रू और फॉल्स बोलो। चश्मा खा रहे हो तुम, जल्दी बताओ। ट्रू, ट्रू, TRUE, ट्रू। समझ में आ रहा है ना? चलो नोट में लिखो इस बात को, लिखो देखो, अ वेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस, अ वेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस, a vector is independent of the orientation of axis, AXES, axis, axis का प्लूरल होता है axis। a vector is independent of the orientation of axis, मतलब आप XYZ एक्सिस को कैसे भी रख दो, वेक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फिक्स है। बट लिखो, बट द कंपोनेंट्स ऑफ दैट वेक्टर, but the components of that vector depend upon the orientation of axis, but the components of that vector depend upon the orientation of axis, but the components of that vector depend अपॉन द ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस। हाँ, लेकिन उस वेक्टर का कंपोनेंट्स एक्सिस के ओरिएंटेशन पे डिपेंड करेगा। अब जैसे मान लो यहां कोई वेक्टर था, ये मान लो ये तीनों एक्सिस है और यहां कोई वेक्टर है, ये समझ में आ रहा है ना? ये मान लो XYZ एक्सिस है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है, और मान लो यहां पे कोई वेक्टर है। अब ये मान लो ये वेक्टर को मैं अलग रख दे रहा हूं, अब आप ये तीनों एक्सिस को घुमाते रहो, वेक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वही रहेगा। हाँ, लेकिन जैसे ही तीनों एक्सिस को रोटेट करोगे तो अल्फा बीटा गामा एंगल चेंज होने लगेगा। वेक्टर जो बना रहा है एक्सिस के साथ अल्फा बीटा गामा, तो कंपोनेंट का वैल्यू चेंज हो जाएगा। एक्स एक्सिस का कंपोनेंट क्या होता है? ए कॉस अल्फा। वाई एक्सिस का कंपोनेंट क्या होता है? ए कॉस बीटा। जेड एक्सिस का कंपोनेंट क्या होता है? ए कॉस गामा। अगर अल्फा बीटा गामा ही चेंज हो जाएगा तो कंपोनेंट चेंज हो जाएगा कि नहीं? समझ पा रहे हो ना? तो कंपोनेंट एक्सिस के ओरिएंटेशन पे डिपेंड करेगा, लेकिन वेक्टर डिपेंड नहीं करेगा। ये सब ध्यान रखना है, ठीक है ना? कोई दिक्कत? क्लियर है ना यहां तक? बहुत अच्छे। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, है कि नहीं? एक क्वेश्चन करते हैं। चलो, कहां तक? यूनिट वेक्टर तक का क्वेश्चन करा दिया था ना आपको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको कह रहा है इफ वेक्टर ए, क्वेश्चन है, इफ वेक्टर ए is equal to 3i cap plus 4j cap minus 2k cap and vector b
and vector b is equal to क्या करते हैं, and vector b is equals to 4 ले लो, 36 होता है ना, 8 हाँ, वेक्टर b is equals to 8i cap minus 6j cap। तो कह रहा है find a vector having the same magnitude, find a vector having the same magnitude as vector b and parallel to vector a है ना। आपको वेक्टर ए और वेक्टर बी का वैल्यू बता रखा है, आपको कह रहा है कि एक ऐसा नया वेक्टर फाइंड करिए जिसका मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के बराबर ही है और जो वेक्टर ए के पैरेलल है, मतलब जिसका डायरेक्शन वेक्टर ए के डायरेक्शन में है। सिंपल। let the new vector be c वेक्टर। हमने न्यू वेक्टर को क्या बोल दिया, अब इधर ध्यान से देखो, किसी भी वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, तो सी वेक्टर किसके बराबर है, तो इसके पास जो मैग्नीट्यूड है वो वेक्टर बी का है और इसका जो डायरेक्शन है वो वेक्टर ए का है। तो b इंटू ए कैप यूनिट वेक्टर डायरेक्शन देता है, समझ गए ना। तो सी वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड b के बराबर है और उसका डायरेक्शन वेक्टर ए के डायरेक्शन में है। तो b वेक्टर के मैग्नीट्यूड को वेक्टर ए के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उससे मल्टीप्लाई कर दो, आपको सी वेक्टर खत्म। अब आप देख लो वेक्टर b का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज b, वो किसके बराबर होगा, दैट इज x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर अंडर रूट। तो यहां से कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब आप a कैप निकाल सकते हो। नाउ हमें पता है a कैप यूनिट वेक्टर क्या होगा, दैट इज वेक्टर a डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। आपको पता है वेक्टर a कितना है, देख लो 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप। इसको डिवाइड कर दो किससे, इसके मैग्नीट्यूड से। अभी आपको पढ़ाया था, अगर आपको कोई वेक्टर i j k रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में दे रखा है, x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस के अलोंग, अरे जान रहे हो ना, x एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है i वेक्टर, y एक्सिस के अलोंग z कैप और z एक्सिस के अलोंग k कैप। तो ये वेक्टर का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दे रखा है 3D में, स्पेस में, समझ में आ रहा है ना। तो इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, दैट इज x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर अंडर रूट। कोई दिक्कत, तो ये देख लो कितना आ गया, 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप, दिस होल डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 25 और 2 का स्क्वायर 4, तो 29 आ जाएगा अंडर रूट 29। तो ये हमें a कैप वेक्टर भी मिल गया। तो बस अब हमें क्या करना है, सी वेक्टर निकालने के लिए, देयरफॉर यहां से देख लो सी वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने निकाला था ना 10, उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, ये a कैप से, दैट इज 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप डिवाइडेड बाई अंडर रूट 29। यहां से देख लो क्या आ गया, ये 10 मल्टीप्लाई करोगे तो ये देखो क्या आ जाएगा, 30 बाई अंडर रूट 29 आई कैप प्लस 40 बाई अंडर रूट 29 जे कैप माइनस 20 बाई अंडर रूट 29 के कैप। हमें मिल गया हमारा सी वेक्टर, इज द आंसर।
कोई दिक्कत? क्लियर है ना यहां तक? ये आंसर हो गया, क्लियर है ना? तो अभी के क्लास में यहीं तक रखते हैं, यहां से नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करें।